नमस्कार। आज हम भारत में जनसंख्या का वितरण अध्याय पर अध्ययन करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने भारत में जनसंख्या संबंधी प्रमुख बातों का अध्ययन किया था, जिसमें हमने देखा था जनसंख्या का घनत्व, भारत में साक्षरता की दरें और जन्म के समय जीने की प्रत्याशा। आज हम भारत में जनसंख्या का वितरण और उसकी संरचना को समझने का प्रयास करेंगे। भारत में जनसंख्या का वितरण समझने के लिए हमें 3 बिंदुओं का सहारा लेना पड़ेगा। पहला जो बिंदु रहेगा आज के अध्ययन का, आयु के अनुसार जनसंख्या की संरचना, एज कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। दूसरा अध्ययन बिंदु, लिंग के अनुसार जनसंख्या की संरचना, मतलब जनसंख्या का स्ट्रक्चर हम सेक्स वाइज देखेंगे। तीसरा बिंदु, जनसंख्या का ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के अनुसार वितरण, रूरल अर्बन पॉपुलेशन को देखेंगे, जनसंख्या में उनका कितना भाग है और उससे जनसंख्या की संरचना को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम आयु के अनुसार जनसंख्या की संरचना को समझते हैं। भारत में आयु वर्ग के अनुसार जनसंख्या के वितरण का काफ़ी अधिक महत्व होता है। इसको देखकर देश में कार्यशील जनसंख्या, वर्किंग पॉपुलेशन, व अकार्यशील जनसंख्या, नॉन वर्किंग पॉपुलेशन का अनुपात जाना जा सकता है। 15 से 59 वर्ष के आयु समूह के व्यक्ति कार्यशील जनसंख्या, वर्किंग पॉपुलेशन में शामिल किए जाते हैं। श्रम शक्ति की पूर्ति जनसंख्या के 15 से 59 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों द्वारा निर्धारित होती है। 15 वर्ष से कम व 59 वर्ष से अधिक के व्यक्तियों को अकार्यशील जनसंख्या में शामिल किया जाता है। 15 वर्ष से कम में बच्चों को तथा 59 वर्ष से अधिक में वृद्ध व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया है। आयु के अनुसार जनसंख्या की संरचना को हम एक टेबल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। आप टेबल में देखिए, टेबल 2011 की जनसंख्या का आयु के अनुसार वितरण बता रही है। तालिका से स्पष्ट होता है कि 2011 में 0 से 14 वर्ष तक के आयु समूह में कुल जनसंख्या का लगभग 31% अंश था। इस प्रकार देश में बच्चों की संख्या काफ़ी ऊंची है। 15 से 59 वर्ष के आयु समूह में यह 60% तथा 60 से 75 वर्ष के बीच वरिष्ठ नागरिकों का अनुपात 8.6% था। 0.4% ने अपनी आयु नहीं बताई है। इस प्रकार जनसंख्या का आयु के अनुसार वितरण बतलाता है कि देश में बच्चों की संख्या ज़्यादा व वृद्धों की संख्या कम है। 34 वर्ष तक की आयु वालों का अनुपात जनसंख्या में 2/3 होने से भारत में जनांकीय लाभांश की स्थिति मानी गई है, क्योंकि यह श्रम शक्ति उत्पादन व बचत बढ़ाने में सहयोग देकर राष्ट्र के विकास में सहायक सिद्ध हो सकती है। आश्रितता अनुपात जानते हैं। अब हम आश्रितता अनुपात निकालने के लिए हमें 15 वर्ष से कम आयु के तथा 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को जोड़कर, चूँकि वे आश्रित होते हैं, उनमें 15 से 59 वर्ष की आयु के व्यक्तियों का भाग दिया जाता है, चूँकि वे कमाने वाले होते हैं। भारत में आने वाले वर्षों में आश्रितता अनुपात के कम होने के आसार हैं। भविष्य में 15 से 59 वर्ष तक के आयु समूह में जनसंख्या बढ़ेगी। भारत में आगे आने वाले वर्षों में आयु के अनुसार जनसंख्या का वितरण आर्थिक विकास के अधिक अनुकूल होगा। भारत कुल मिलाकर युवाओं का देश माना गया है। दूसरा, जनसंख्या का वितरण समझने के लिए हम लिंग को आधार मान रहे हैं। लिंग के अनुसार जनसंख्या की संरचना को समझने का प्रयास करते हैं। अब हम 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ थी, जिसमें 62.4 करोड़ पुरुष
व 58.7 करोड़ स्त्रियां थीं। इस प्रकार कुल जनसंख्या में पुरुषों का अनुपात लगभग 51.5% तथा स्त्रियों का 48.4% रहा। भारत में लिंग अनुपात सेक्स रेशियो अर्थात 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या सदैव पुरुषों से कम रही है। पिछले 90 वर्षों से स्त्रियों का अनुपात निरंतर घटता जा रहा है, किंतु 2011 की जनगणना के अनुसार स्त्री अनुपात बढ़ा है। यह 2011 में 940 था, अर्थात 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या 940 थी। भारत में स्त्री पुरुष अनुपात में परिवर्तन की प्रवृत्ति को हम एक टेबल के माध्यम से समझ सकते हैं। भारत में स्त्री पुरुष अनुपात टेबल का अध्ययन करने पर हमें ज्ञात होता है कि 1901 में प्रति 1000 पुरुषों के पीछे 972 स्त्रियां थीं। उनकी संख्या 1971 में घटकर 932 तथा 1991 में 927 प्रति 1000 रह गई है, किंतु 2001 में बढ़कर 933 तथा 2011 में बढ़कर 940 प्रति 1000 हो गई है। जबकि पाश्चात्य देशों में स्थिति बिल्कुल विपरीत है। वहाँ जनसंख्या में स्त्रियों का अनुपात पुरुषों से अधिक है। भारत में लिंग अनुपात 2001 में 933 था, जो 2011 के दौरान 7 अंकों की वृद्धि हुई है, जो एक अनुकूल परिवर्तन माना जा सकता है। भारत में 2011 में केरल में लिंग अनुपात 1084 रहा, अर्थात 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या 1084 रही। मध्य प्रदेश में यह 930 रहा। 2011 में अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में लिंग अनुपात 878 ही पाया गया। दमन व दीव में यह 618 रहा, जो सबसे कम था। राजस्थान में लिंग अनुपात 893 रहा है। भारत में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या कम होने के कई कारण सामने आए हैं। इन कारणों को हम एक एक करके समझ रहे हैं। भारतीय समाज में लड़कों को लड़कियों से ज़्यादा ऊंचा स्थान दिया जाता है। प्राय लड़के परिसंपत्ति और लड़कियां देनदारी मानी जाती है। इस सामाजिक दृष्टिकोण के कारण लड़कों की अधिक अच्छी देखभाल और परवरिश की जाती है। दूसरा कारण भी सामने आया है। प्रसव काल में महिलाओं की उचित देखभाल के अभाव में दूर दराज के क्षेत्रों में मृत्यु हो जाती है। हालांकि इस संबंध में पहले के वर्षों की तुलना में हाल के वर्षों में स्थिति सुधर रही है। कम उम्र में विवाह, पर्दा प्रथा, कुपोषण व कई प्रकार की बीमारियों के कारण भी स्त्रियों की अकाल मृत्यु हो जाती है। आजकल देश में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति को सुधारने पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा है तथा स्त्री शिक्षा पर अधिक ध्यान देने से जनसंख्या नियंत्रण में मदद मिलेगी। तीसरा, जो हम जनसंख्या का वितरण समझने के लिए भारत में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का स्ट्रक्चर समझ रहे हैं। भारत में जनसंख्या ग्रामीण प्रधान है, इसलिए यहाँ अधिकांश जनता गांवों में निवास करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का अनुपात 31.16% रहा था। इसी प्रकार ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात 68.84% पाया गया। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि भारत में आज भी लगभग 70% व्यक्ति गांवों में बसते हैं या निवास करते हैं। लेकिन देश के आर्थिक विकास के साथ साथ जनसंख्या में शहरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है। भारत में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का अनुपात बदलता जा रहा है। इस बदलते स्वरूप को हम एक टेबल के माध्यम से समझ सकते हैं।
1971 में ग्रामीण जनसंख्या 43.9 करोड़ तथा शहरी जनसंख्या 10.9 करोड़ थी। 1981 की जनगणना के अनुसार देश में ग्रामीण जनसंख्या लगभग 53 करोड़ तथा शहरी जनसंख्या लगभग 16 करोड़ थी। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या 74.25 करोड़ तथा शहरी जनसंख्या 28.61 करोड़ थी। तब देश के 12 बड़े शहरों की जनसंख्या लगभग 8 करोड़ थी, जो शहरी जनसंख्या का लगभग 32% भाग था। भारत में 10 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले महानगरों की संख्या 1991 में 23 थी। वहाँ 2001 में यह संख्या बढ़कर 35 तथा 2011 में बढ़कर 53 हो गई है। 2011 में भारत में शहरी आबादी कुल जनसंख्या का केवल 31.16% भाग ही है। भावी अनुमान के अनुसार 2050 तक देश में शहरी जनसंख्या 65 करोड़ होने की संभावना है। आर्थिक विकास की प्रक्रिया के साथ साथ शहरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। शहरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ने के दो प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है गांवों से शहरों की ओर धकेले जाने वाले तत्व, जिनको पुश फैक्टर्स कहा गया है। दूसरा है शहरों के आकर्षण से जुड़े तत्व, जिनको पुल फैक्टर्स कहा गया है। सबसे पहले हम पुश फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं, अर्थात गांवों से शहरों की ओर धकेले जाने वाले तत्व। इसमें वे तत्व शामिल होते हैं जो लोगों को गांवों से शहरों की ओर जाने के लिए बाध्य करते हैं, जैसे गांवों में रोजगार का अभाव, कृषिगत उत्पादन का अकाल व सूखे के कारण भारी हानि, कृषिगत आमदनी का कम होना आदि। दूसरा फैक्टर्स हम देखते हैं पुल फैक्टर्स, अर्थात शहरों के आकर्षण से जुड़े तत्व। आम आदमी शहरों की ओर इसलिए भी आकर्षित होता है कि वहाँ शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन, परिवहन, संचार आदि की सुविधाएं गांवों में ज़्यादा मात्रा में मिलती है। शहरी जीवन के प्रति आकर्षण का होना स्वाभाविक है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों और शहरों में जाने की प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है। इस प्रकार आज हमने जनसंख्या का वितरण समझा। अब आगे हम जो जनसंख्या पढ़ेंगे उसमें भारत में जनाधिक्य की समस्या के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।